हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम जो है जून 2023 का BCS 041 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो सबसे पहले ये जो नोट लिखा हुआ था ना क्वेश्चन पेपर में, इसे ज़रूर पढ़ लीजिए करिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन फ्रॉम द रेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 करना कंपल्सरी है, उस बाकी जो क्वेश्चन है उसमें से आप 3 क्वेश्चन कोई भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं। ऐसे नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो आपको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं वही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ए पार्ट में देखेंगे। ए पार्ट में बोला गया डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइवेट की एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, गिव सुटेबल एग्जाम्पल फॉर ईच। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में हमें बताना है और उनके बीच में डिफरेंशिएट करना है। ओके, देखिए यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगी वो थ्योरेटिकली तो होंगे ही होंगे, थ्योरी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी आंसर्स की, लेकिन साथ में मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। हो सकता है कि आपने पूरी बुक पढ़ी है पर एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको समझाती भी जाऊँगी साथ में हर एक क्वेश्चन। इसी वजह से ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, अबाउट 2 आवर्स की ये वीडियो हो सकती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसमें कि हमसे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूछा गया है। ओके, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ओके, एंड सेकंड है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके, देखिए कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, यहाँ पे सिमिलरली दो ही पार्टीज होती है। एक होता है सेंडर जो कि डाटा को सेंड करता है, एक होता है रिसीवर। ओके, अब ये जब डाटा सेंड होता है, मान लीजिए एक हमारे पास सेंडर है और एक बी हमारे पास रिसीवर है, तो मुझे ए से बी के पास डाटा पहुंचाना है। तो हो सकता है कि ए से बी के दौरान पहुंचाते वक्त कोई अदर पार्टी भी इस डाटा को एक्सेस कर ले, राइट। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है, ओके, उसको इनक्रिप्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट मतलब नॉर्मल टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया कर दिया जाता है। वेट फॉर अ मिनट। देखिए, इनक्रिप्शन में क्या होता है, जो डाटा होता है ना, नॉर्मल डाटा, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, साइफर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जो रिसीवर के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। उस साइफर टेक्स्ट को समझने के लिए उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। अब देखिए, ए सेंडर हमारे पास है, सेंडर के पास 2 कीज होती है। कौन सी? पब्लिक की और दूसरा है प्राइवेट की। प्राइवेट की। सिमिलरली रिसीवर के पास भी 2 ही की होती है, एक होती है प्राइवेट की और दूसरी होती है पब्लिक की। ओके फ्रेंड्स, अब मान लीजिए ए को बी के पास डाटा सेंड करना है, तो ए क्या करेगा कि जो अपनी प्राइवेट की है, किससे? प्राइवेट की से इस डाटा को इनक्रिप्ट करेगा। क्या करेगा? इनक्रिप्ट। ए ने क्या किया, अपनी प्राइवेट की से डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट करके कन्वर्ट कर दिया साइफर टेक्स्ट में। किस में कन्वर्ट कर दिया? साइफर टेक्स्ट में। अब ये जब डाटा बी के पास पहुंचेगा, क्या किसके पास पहुंचेगा? बी के पास। तो बी के पास ये जो साइफर टेक्स्ट आया है, इसको बी क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट कौन सी की को यूज करके करेगा? जो ए की प्राइवेट की जिससे इनक्रिप्शन हुआ था, उसी की को यूज करके। किसको? प्राइवेट की ऑफ ए की प्राइवेट की को यूज करके जब उस डाटा को डिक्रिप्ट करेगा, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ओके, मतलब जिसमें
जो सेंडर है वो एक प्राइवेट की के थ्रू डाटा का इंक्रिप्शन करता है, और जो वो की है वो प्राइवेट की है ए, वो बी को रिसीवर को भेजता है, और रिसीवर सेम की को यूज़ करके डाटा को डिक्रिप्ट करता है। इस टाइप की क्रिप्टोग्राफी को हम बोलते हैं प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। ओके, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को हम कई बार सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि एक की मतलब वन की इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट द डाटा एज वेल एज इनक्रिप्ट द डाटा। सेम की को यूज कर रहे हैं हम इंक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए, इसी वजह से प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की, जिसे हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। देखिए, सिमिलरली हमारे पास दो पार्टीज है, ए और बी। ए जो है वो सेंडर है, बी जो है वो यहाँ पे रिसीवर है। ओके, अब ए के पास कौन सी दो कीज होगी? प्राइवेट की और दूसरी कौन सी की होगी? पब्लिक की। ओके, पब्लिक की। सिमिलरली बी के पास भी कौन सी दो की होगी? एक तो होगी प्राइवेट की और दूसरी होगी पब्लिक की। अब देखिए, पब्लिक की जो होती है वो सभी के लोकली अवेलेबल होती है। पब्लिक की मतलब सभी के पास अवेलेबल होगी। अब ये जो ए है, ए को बी की क्या पता है? पब्लिक की पता है। क्या पता है? पब्लिक की। अब ए क्या करेगा कि ए जो है बी की पब्लिक की यूज करके इस डाटा को इनक्रिप्ट कर देगा। क्या कर देगा? इनक्रिप्ट कर देगा। ए ने क्या किया? बी की पब्लिक की यूज करके डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया और डाटा को भेज दिया बी के पास। ठीक है, अब बी क्या करेगा? अपनी प्राइवेट की को यूज करके उस डाटा को डिक्रिप्ट कर लेगा। समझ में आया आपको कि ए ने क्या किया? बी की पब्लिक की को यूज करके डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया, और बी ने क्या किया कि अपनी ही प्राइवेट की को यूज करके डाटा को डिक्रिप्ट कर लिया। तो इस टाइप की क्रिप्टोग्राफी को हम बोलते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे टू डिफरेंट कीज यूज हो रही है, एक होती है प्राइवेट की और एक होती है पब्लिक की। ओके, चलिए अब थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे नोट्स बना के लिखे हुए हैं। आपको ये जो नोट्स है ना हमारी वेबसाइट www.devanjanaclasses.com पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर रीडिंग के साथ। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी विच इज ऑल्सो नोन एज सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। In private key cryptography, the same key or secret key is used for both encryption and decryption. This key is symmetric because the only key is copied or shared by another party to decrypt the cipher text. अब ये जो पब्लिक की प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी है वो फास्टर होती है, क्योंकि सेम की का यूज़ होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए। ओके, द की इज केप्ट सीक्रेट। जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होती है उसमें की को हम सीक्रेट रखते हैं। द सेंडर एंड रिसीवर नीड टू शेयर द सेम की। मतलब प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में क्या देखा था हमने कि ए को अगर बी को डाटा सेंड करना है तो ए क्या करेगा? अपनी ही प्राइवेट की से डाटा को इनक्रिप्ट करेगा और वो सेम की बी को शेयर कर देगा। बी क्या करेगा? ए की जो प्राइवेट की है उसको यूज़ करके डाटा को डिक्रिप्ट करेगा, राइट। तो इसी वजह से जो सेंडर और रिसीवर है दोनों के बीच में की शेयरिंग होती है। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट। और बाकी जो आप सारा लिखा हुआ उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के बारे में। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी टू कीज आर यूज्ड। दो कीज का हम यूज करते हैं। वन की इज यूज्ड फॉर इंक्रिप्शन एंड द अदर की इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन। One key, which is public key, is used to encrypt the plain text to convert it into a cipher text, and another key, which is private key, is used by the receiver to decrypt the cipher text to read the message.
ओके। तो यहाँ पे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ए क्या करता है, बी की पब्लिक की को यूज़ करता है डाटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, और बी क्या करता है, अपनी प्राइवेट की को यूज़ करता है डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है कोई शेयरिंग नहीं होती कीज़ की, इसी वजह से जो है मतलब ये थोड़ा स्लो होता है। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक की को सीक्रेट रखा गया, वो कौन सी की है, प्राइवेट की। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग एंड फेज शिफ्ट कीइंग गिवन एप्लीकेशन ऑफ ईच। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग हमें बतानी है और दोनों का एक एक एग्जाम्पल देना है। देखिए दोनों ही डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि डिजिटल सिग्नल्स किसकी फॉर्म में होते हैं, 0 या 1 की फॉर्म में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और दूसरा है फेज शिफ्ट। इसको हम बोलते हैं FSK और फेज शिफ्ट कीइंग को हम बोलते हैं PSK। ओके, चलिए अब दोनों में क्या है, दोनों किस तरह के प्रोसीजर है, डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन एक में क्या होता है कि फेज चेंज होता है एज पर द डिजिटल सिग्नल, और दूसरे में एक में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है एज पर द डिजिटल सिग्नल, और दूसरे में क्या होता है, फेज चेंज होता है कैरियर वेव का एज पर द डिजिटल सिग्नल। ओके, चलिए अब बात करते हैं इनके थ्योरेटिकल पार्ट की। Frequency shift keying is a digital modulation technique in which the frequency of the carrier signal varies according to the digital signal changes। मतलब डिजिटल सिग्नल जैसे चेंज हो रहा है वैसे ही फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, मॉड्यूलेट होगी। ओके, इट इज द स्कीम ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। द आउटपुट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग मॉड्यूलेटेड वेव इज हाई इन फ्रीक्वेंसी for a binary high input and low in frequency for a binary low input. The binary ones and zeros are called mark and space frequencies. FSK is used in communication systems such as amateur radio, caller ID and urgent situation broadcast. ओके, देखिए यहाँ पे सिंपली मैं आपको बना के दिखाऊं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डिजिटल सिग्नल है, ये हमारी हाई इनपुट है, हाई इनपुट यानी कि 1, यहाँ पे इनपुट 0 रहेगी। ओके, फिर हमारी फिर हमारी हाई इनपुट होती है, फिर हमारी हाई इनपुट ही चलती जाती है, फिर हमारी इनपुट लो हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा डिजिटल सिग्नल है। ओके, डिजिटल सिग्नल, और ये हमारा कैरियर सिग्नल था। कैरियर सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए था, वेट फॉर अ मिनट। ये तो हमारा हो गया डिजिटल सिग्नल। अब हमारे पास है एक, ये वैसे ये साथ में ही ड्रॉ होना चाहिए, कैरियर सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी ये थी। ठीक है, अब हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल होगा, जैसे यहाँ पे हाई इनपुट है, यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बट आप एग्जाम में अच्छे से ड्रॉ करके आना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो हाई रहेगी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगी, फिर से हाई हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से जो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फेज मॉड्यूलेशन की। फेज मॉड्यूलेशन में मान लीजिए ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल था। ठीक है, अब हमारे पास एक कैरियर वेव है। ठीक है, ओहो,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फेज है ये चेंज होंगे। देखिए यहाँ पे जब आप ये देखेंगे कि ये जो है ये हाई फेज है, ओके, मान लीजिए यहाँ पे हाई फेज है, तो जो मॉड्यूलेशन होगा ना, तो वहाँ पे जब हम इसी सेम सिग्नल को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये जो फेज है ये लो हो जाएगा, यहाँ पे एंड होगा, ओके, सेम सिग्नल के साथ यहाँ पे लो पे एंड होगा। अब देखिए यहाँ से ये हाई से जा रहा था, लेकिन अब ये क्या है, देखिए अब ये लो था लेकिन ये एंड होगा ये हाई पे, यहाँ पे ये हाई होगा, ओके। अब यहाँ पे ये लो होगा फेज, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखिए ये जो फेज है ये हाई था लेकिन अब लो होगा। तो जब फेज का शिफ्टिंग होता है एज पर द डिजिटल सिग्नल, उसको हम बोलते हैं फेज शिफ्ट कीइंग, ओके। In summary, both FSK and PSK are digital modulation techniques used in data communication. FSK uses changes in frequency to transmit data, while PSK uses changes in the phase of the carrier wave. Each has its own application and is used in different scenarios depending on the requirement of the communication system. Okay friends, चलिए अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। व्हाट इज काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, हाउ इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, हाउ डज इट हैपन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम क्या होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में, और ये क्यों होती है, और इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो, ओके। देखिए काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम हमारे जो है हमारे सिलेबस में भी दी गई है, BCA के BCA 041 की बुक में आप देखेंगे। तो इसमें काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम होती क्या है, काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। देखिए मैं पहले आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का, ओके, फिर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये डिफरेंट नोड्स है, A B C D E, ओके। अब यहाँ पे देखिए मुझे C से A पे जाना है, मैं सबकी जो है एक टेबल बनाऊंगी, ठीक है। ये C की है, ये B की है, ये A के लिए, ऐसे ही डिफरेंट टेबल्स बनेगी, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जाना कहाँ है, ओके। तो पहले मैं A लिखूंगी, फिर B C D, A B C D, ओके 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 ओके। यहाँ पे C मैंने 2 बार लिख दिया है, तो इसको हटाओ, यहाँ पे मान लो X है, ओके, X, ओके, और A B C D, ठीक है। लास्ट में सॉरी इसको पूरा ही इरेज करना पड़ेगा, ओके। ये हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हम लिखेंगे X, X B A D C, ओके। देखिए अब मुझे X से X पर ही जाना है, तो मेरा कितना जो है टाइम लगेगा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 0, ओके। अब मुझे X से B पर जाना है, तो मुझे कितना वो लगेगा, कॉस्ट लगेगी, कितनी कॉस्ट लगेगी। मान लीजिए सभी की कॉस्ट जो है 1 है, ओके। तो X से B तक जाने की कॉस्ट कितनी है, 1। अब X से मुझे A पर जाना है, कहाँ पे जाना है, A पर जाना है, तो मैं X से A किसके थ्रू जा सकती हूँ, B के थ्रू जा सकती हूँ, या फिर D और C फिर A के थ्रू जा सकती हूँ। लेकिन D और C के थ्रू A तक जाना ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा नोड्स को हमें स्विच करना पड़ेगा। तो X से लेके A तक जाने की कॉस्ट हमने लिख दी 2, मिनिमम कॉस्ट,
ओके। फिर मुझे x से d पर जाना है, कहाँ पे जाना है, d पर जाना है, तो x से b तक की कॉस्ट 1 और b से d तक की कॉस्ट कितनी होगी 2। ओके। फिर मुझे c तक जाना है, x से c तक जाने की कॉस्ट क्या रहेगी, x से b जाओ, फिर d जाओ, फिर c जाओ, या फिर x से b जाओ, a जाओ या c जाओ। तो मैं ये वाला रूट फॉलो करके मुझे कितनी कॉस्ट में पहुंच जाऊंगी, मैं 3 कॉस्ट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। सिमिलरली ये तो थी x के लिए, अब मुझे b के लिए टेबल बनानी है। सिमिलरली ऐसे ही टेबल बनेगी, पहले x, फिर b, फिर a, फिर d, फिर c। ठीक है। अब b से x तक जाने की कॉस्ट कितनी है 1, b से b तक जाने की कॉस्ट कितनी है 0, b से a तक जाने की कॉस्ट कितनी है 1, b से c तक जाने d तक जाने की कॉस्ट कितनी है 1, b से c तक जाने की कॉस्ट कितनी है 2। ऐसे ही हर एक नोड अपनी एक टेबल बनाता है। ओके। इसको बोलते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में जो टेबल बनती है वो कितना डिस्टेंस में कवर हो जाएगी, कितनी कॉस्ट में हम किसी भी नोड तक पहुंचते हैं, वो ये टेबल है। ओके। अब हमें पढ़ना है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, काउंट टू इन्फिनिटी। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास 3 नोड है। ओके। पहला नोड है a, दूसरा नोड है b और तीसरा नोड है x। अब x से b तक जाने की कॉस्ट है 1। ओके। अब b से a तक जाने की कॉस्ट कितनी है 1 है, और वेट फॉर अ मिनट। ठीक है। x से b तक जाने की कॉस्ट कितनी है 1 और b से a तक जाने की कॉस्ट कितनी है 1 है, और a से x तक जाने की कॉस्ट कितनी है वो 2 हो जाएगी। अब अगर मान लो b को x के पास जाना है तो डायरेक्टली भी जा सकता है, या b क्या कर सकता है कि a के थ्रू जा सकता है। a के थ्रू जाएगा तो क्या होगा कि b पहले a के पास जाएगा, a को b के पास ही भेजेगा, फिर x से कनेक्ट करवाएगा। ओके। यहाँ पे ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग है सिचुएशन कि देखिए, अगर मान लो b है, b को x के साथ कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली कर सकता है, और a को b से कनेक्ट करना है तो क्या ये a क्या बोलेगा कि भाई b मुझे x से कनेक्ट करवाते, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा, पहले a से b से x। लेकिन अगर b को x के पास जाना है a के थ्रू, समझ में आया, b को x के पास जाना है a के थ्रू तो कितना टाइम लगेगा, पहले b a के पास जाएगा 1 यूनिट टाइम, फिर a दोबारा b के पास आएगा 1 यूनिट ऑफ टाइम, फिर b जो है वो x के पास पहुंचेगा, कितना यूनिट ऑफ टाइम 1। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी 3। मतलब b को जब a के पास b को x के पास पहुंचना है थ्रू a, तो कितनी कॉस्ट में पहुंचेगा वो 3 कॉस्ट में पहुंचेगा। ओके। अब मान लीजिए b और x के बीच में जो कनेक्शन था वो टूट गया। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बैड न्यूज़ होती है वो धीरे से जाती है और गुड न्यूज़ जो है वो जल्दी से पहुँचती है। तो b से x के बीच में कनेक्शन टूट गया तो b को पता है कि वो x तक डायरेक्टली नहीं पहुँच सकता, तो यहाँ पे a क्या बोलता है कि मैं तुझे x तक पहुँचा दूंगा। a ने क्या बोला b को कि मैं तुझे x तक पहुँचा दूंगा, ये नहीं बताया कि मैं तेरे ही थ्रू पहुँचा रहा था, नहीं, इसने बोला कि मैं तेरे को यहाँ तक पहुँचा दूंगा, x तक पहुँचा दूंगा। तो ये इसके पास अपनी टेबल फॉरवर्ड करता है, तो b a तक जब ये टेबल फॉरवर्ड करेगा तो b से यहाँ पे b पहले a के पास जाएगा, फिर a यहाँ पे जो टेबल की कॉस्ट है ये 2 हो जाएगी और यहाँ पे ये 4 हो जाएगी। ओके। तो इस तरह से टेबल चेंज होती रहती है, मतलब उसे ये नहीं पता कि b और x के थ्रू ही पहुंचाना था मुझे, लेकिन वो ये बोलता है कि मैं तुझे x तक पहुंचा दूंगा। तो यही होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कॉस्ट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 नोड्स a, b और x। इनिशियली नोड a एंड b आर एबल टू कनेक्ट टू नोड x। a और b दोनों x से कनेक्ट कर सकते थे। हाउएवर द कनेक्शन बिटवीन a एंड x अब्रप्टली ब्रेक्स डाउन। a और x के बीच में कनेक्शन क्या हो गया, टूट गया। लेकिन b ने
ए को मतलब ए को इतना मौका ही नहीं दिया कि वो बी को बता पाए कि ये कनेक्शन टूट गया। इसके बावजूद उसने क्या बोला कि मैं ए को पहुंचा दूंगा एक्स तक। ओके, जब ये फॉरवर्ड हो जाती है ये टेबल फॉरवर्ड हो जाती है तो इससे क्या है, एक मतलब अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ओके, इससे क्या होता है कि ए बिलीव कर लेता है कि हाँ अभी भी मैं एक्स तक पहुंच सकता हूँ। इसी वजह से जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है और ये इन्फिनिटी तक चलती जाती है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पार्ट डी पे आ जाते हैं। ब्रीफली डिस्कस द फंक्शन ऑफ लेयर 2 स्विच एंड लेयर 3 स्विच, कंपेयर स्विच विद हब। लेयर 2 के स्विचेस में और लेयर 3 के स्विचेस में क्या डिफरेंस है और कंपेयर करना है हब के साथ, स्विच को हब के साथ। ओके, लेयर 2 स्विच ऑपरेट्स ऑन द डाटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल। लेयर 2 के जो स्विचेस है वो वर्क करते हैं डाटा लिंक लेयर पे, जो कि OSI मॉडल की डाटा लिंक लेयर 2 है। ओके, इट फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स बेस्ड ऑन द MAC एड्रेस ऑफ द डिवाइस LAN. Layer 2 switches are used to reduce traffic on local networks. These are quite fast as they do not look at the layer 3 portion of the packet. Layer 2 के switches की मेनली स्पेशल थिंग बात क्या है कि ये जो है ये सिर्फ मैक एड्रेस को देख के पैकेट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, अब जो लेयर 3 स्विचेस है वो जो कि नेटवर्क लेयर 3 पे काम करते हैं, ये मैक और आईपी एड्रेस दोनों के बेसिस पे ही डाटा पैकेट को आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, इनका मेनली यूज़ VLANs में यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्विच और हब के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। पहला तो डिफरेंस है लेयर ऑफ ऑपरेशन। जो हब है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है OSI मॉडल के, लेकिन जो स्विचेस है वो वर्क करते हैं डाटा लिंक लेयर पे। जैसे कि आपने देखा ही होगा, ऊपर लेयर 3 और लेयर 2 पे काम करते हैं स्विचेस, जो कि डाटा लिंक लेयर है OSI मॉडल की। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन टाइप की। जो हब है उसमें ब्रॉडकास्ट टाइप का ट्रांसमिशन होता है, लेकिन स्विचेस में हर तरह का ट्रांसमिशन हो सकता है। यूनिकास्ट भी हो सकता है, मल्टीकास्ट भी हो सकता है या ब्रॉडकास्ट भी हो सकता है। ओके, जो पोर्ट की बात करें तो हब में 4/12 पोर्ट्स है, लेकिन स्विचेस में 24 to 48 पोर्ट्स है। कोलिजन डोमेन, हब के अंदर एक ही कोलिजन डोमेन है और स्विचेस में डिफरेंट पोर्ट है, जिसकी वजह से कोलिजन डोमेन अलग अलग हो जाते हैं। मतलब हर एक पोर्ट का अपना एक कोलिजन डोमेन होता है। ओके, बात करें ट्रांसमिशन मोड की, जो हब है वो ऑपरेट करता है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड में, लेकिन जो स्विचेस है वो ऑपरेट करते हैं फुल डुप्लेक्स मोड में। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं कि हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है और फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। ओके, अब हम बात करते हैं पैकेट फिल्टरिंग की। हब के अंदर पैकेट फिल्टरिंग प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन स्विच में पैकेट फिल्टरिंग होता है। इंटेलिजेंस, हब एक नॉन इंटेलिजेंस डिवाइस है जिसमें कि सभी पोर्ट को मतलब मैसेज जाता है, लेकिन जो स्विच है वो एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो सिलेक्टेड डेस्टिनेशन पे ही डाटा पैकेट्स को सेंड करते हैं। ओके, हब जो है वो पुराने ज़माने की डिवाइस है, इस वजह से ज़्यादा यूज़ भी नहीं की जाती, लेकिन जो स्विचेस है वो सोफिस्टिकेटेड है और मोस्टली आजकल स्विचेस का ही यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हाउ ई पार्ट की। हाउ डज प्योर अलोहा डिफरेंट फ्रॉम स्लॉटेड अलोहा। ओके, अलोहा, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा। अब ये जो एग्जांपल है ना, मैं आपको एक एग्जांपल मतलब ये जो डेफिनेशन है ना, ये सिंपल सा यही है कि प्योर अलोहा में कोई भी कभी भी डाटा ट्रांसमिट कर सकता है, कोई टाइमलाइन नहीं है, और जिससे कि कोलिजन हो सकते हैं। मान लीजिए एक सेंडर ने डाटा सेंड किया और रिसीवर जो है अवेयर नहीं था, उस टाइम अवेलेबल नहीं था, तो वो वहाँ पे करप्शन हो सकता है डाटा का। लेकिन स्लॉटेड अलोहा में क्या है, एक टाइमलाइन सेट कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ और मैंने टाइमलाइन सेट कर दी कि मैं 5 PM से स्ट्रीमिंग शुरू करूँगी, तो जो भी ज्वाइन कर सकते हैं वो 5 PM पे ही ज्वाइन कर सकता है। 1 PM भी हो गया तो भी कोई ज्वाइन नहीं कर सकता। इससे क्या होता है कि मतलब एक पहले से ही हमें पता होता है कि किस टाइमलाइन में डाटा सेंड हो सकता है। ओके, प्योर अलोहा, a pure aloha is a random access protocol where a user can transmit data at any time.
In pure Aloha, station transmit data to the channel without checking whether the channel is idle or not. मतलब किसी भी चैनल में कोई भी सिस्टम जो है, स्टेशन है जो है, डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, ये भी नहीं चेक करती कि वो स्टेशन आइडल, चैनल आइडल पे है या नहीं है. Okay, this can lead to potential collision and the data frame can be lost if the acknowledgement of the frame is not received at the specified time. The station assumes the frame is destroyed. Then the station waits for a random amount of time and after that it retransmits the frame until all over the data are successfully transmitted to the receiver. Slotted Aloha में क्या होता है? Slotted Aloha is designed to overcome the problem of pure Aloha. Unlike pure Aloha, slotted Aloha does not allow the transmission of data whenever the station wants to send it. ऐसा नहीं है slotted Aloha में कि कोई भी स्टेशन मतलब डाटा का जो ट्रांसमिशन है वो कभी भी हो जाएगा. ओके, स्टेशन जब भी चाहे जब भी तभी भी डाटा फ्रेम को सेंड कर सकता है, ऐसा नहीं है. इन स्लॉटेड अलोहा द शेयर्ड चैनल इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स कॉल्ड स्लॉट. यहाँ पे हमने क्या किया कि जो चैनल है उसको फिक्स टाइम इंटरवल में, स्लॉट में डिवाइड कर दिया. अ फ्रेम ओनली कैन बी सेंड एट द बिगिनिंग ऑफ अ स्लॉट एंड ओनली वन फ्रेम इज अलाउड टू बी सेंड एट ईच स्लॉट. मतलब हर एक स्लॉट में सिर्फ एक ही फ्रेम जाएगा और फ्रेम जाएगा कब? बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट में, जब वो टाइमलाइन शुरू होने वाली होगी, शुरू होने के टाइम ही जाएगा, उसके बाद एंटर नहीं कर सकता. ओके, इफ द स्टेशन फेल्स टू सेंड द डाटा, अगर जो स्लॉटेड टाइम है, टाइम फिक्स्ड है, उस पर स्टेशन फेल हो जाता है डाटा को सेंड करने में, तो उसके बाद उसको नेक्स्ट स्लॉट के, उस चैनल के नेक्स्ट स्लॉट के लिए वेट करना पड़ेगा. ओके, चलिए अब कंपैरिजन में बात करते हैं. प्योर अलोहा जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, लेकिन स्लॉटेड अलोहा ज़्यादा एफिशिएंट है. प्योर अलोहा की एफिशिएंसी 18% है और जो स्लॉटेड अलोहा है उसकी एफिशिएंसी 36.8% है. कोलिजन की बात करें तो प्योर अलोहा में कोलिजन ज़्यादा ही होता है, मतलब रिडक्शन जो होता है वो हाफ में हो जाता है, लेकिन स्लॉटेड अलोहा में मतलब ज़्यादा कोलिजन होने के चांसेस कम है. ओके, चलिए अब एफ पार्ट पे आते हैं. व्हाट आर वर्चुअल सर्किट? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ राउटर फेलियर इन वर्चुअल सर्किट. वर्चुअल सर्किट क्या होते हैं और राउटर फेलियर जब हो जाता है वर्चुअल सर्किट्स में तो उसका क्या इफेक्ट होता है. देखिए, वर्चुअल सर्किट को ना आप एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी रिलेट कर सकते हैं. आपको मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, दिल्ली से आपको जाना है, मान लीजिए हरिद्वार जाना है आपको. ओके, मैं जस्ट एन एग्जांपल लेके चल रही हूँ. तो आपको जब दिल्ली से हरिद्वार जाना है तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ प्लान्स बनाएंगे पहले जाने के लिए कि मुझे किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से जाना है, मुझे फ्लाइट से जाना है, मुझे बस से जाना है, मुझे मतलब ऊबर से जाना है, या फिर मुझे कोई मतलब पर्टिकुलर सर्विस बुक करनी है. अब आप हरिद्वार पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी आपका एक मतलब स्पेसिफाइड मतलब ये रहेगा, प्लान रहेगा कि मुझे कहाँ रुकना है, किस होटल में रुकना है, कहाँ पे कब मुझे घूमने जाना है. राइट, आप एक टाइम फ्रेम या हर चीज़ का एक प्लानिंग करते हैं एडवांस में. इसी तरह वर्चुअल सर्किट होते हैं. जब भी कोई डाटा पैकेट जाता है, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर नेटवर्क्स में सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन होता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा पैकेट्स. मतलब जो छोटे छोटे पार्ट्स है डाटा के उसको हम पैकेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो वो पैकेट्स किस रास्ते से जाएंगे उसको पहले से प्री डिफाइंड पाथ बनाने को हम बोलते हैं वर्चुअल सर्किट. जैसे कि सर्किट हमने मतलब फिजिक्स में भी पढ़ा है कि मतलब एक वायर होती है, वायर से रजिस्टर कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड होती है, जब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो वो एक सर्किट बन जाता है. इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क्स में देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं. ये हमारे पास डिफरेंट राउटर्स है. ओके, एक्स, ए, बी, सी, डी, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं. ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये हमारा सोर्स है. ओके, सोर्स हमारा डी है, डी से हमें डेस्टिनेशन एक्स पे हमें डाटा पैकेट
सेंड करना है। तो हमारे पास बहुत सारे पाथवे हैं। डी से हम ए के थ्रू जाएंगे, फिर ए से बी के पास जाएंगे, बी से फिर एक्स के पास चले जाएंगे, राइट। या फिर हम डी से सी के पास जा सकते हैं, सी से बी तक जा सकते हैं और बी से एक्स तक जाते हैं। ओके, जो ये वर्चुअल पाथवे, मान लीजिए हमने इस पाथवे को फॉलो किया, जो ये वर्चुअल पाथवे है इसको हम बोलते हैं वर्चुअल सर्किट। ओके, अब मान लीजिए इस वर्चुअल सर्किट में ये राउटर सी जो है यहाँ से डाटा पैकेट्स चले। ओके, यहाँ से डाटा पैकेट्स ट्रांसफ़र होने शुरू हुए, तो बीच में हमको पता चला ये जो सी है ना ये फेल हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ये जो डाटा पैकेट्स है ना ये मतलब डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सी से डी से तो निकल चुके हैं, सी तक पहुँचे नहीं और सी फेल हो चुका है, अब पहुँचने पे पता चला, और ये डेस्टिनेशन तक भी नहीं पहुँचेंगे, राइट। तो इसी तरह जब कोई फेलियर हो जाता है तो जो डाटा पैकेट्स है उनके बीच में डिस्ट्रॉय होना या फिर एफिशिएंसी कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। ओके, देखिए, a virtual circuit is a mean of transporting data over a data network based on packet switching, in which a connection is first established across the network between two endpoints। मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्शन हम पहले बनाते हैं डाटा पैकेट को भेजने से पहले। इट प्रोवाइड्स अ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। यहाँ पे हमें कौन सी सर्विस मिल रही है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। मतलब एक से हमें पहले से ही पता हमें किस पाथवे पे जाना है, तो यहाँ पे हमारी कौन सी सर्विस काम कर रही है, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। मीनिंग रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड फॉर द टाइम इंटरवल ऑफ अ डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन द two nodes। okay, this type of network is highly reliable medium of transfer। देखिए, अब हम बात करते हैं वर्चुअल सर्किट के वर्किंग की। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या है, अ मीडियम इज सेटअप बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक मीडियम का पहले हम सेटअप करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, रिसोर्सेज आर रिजर्व्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ पैकेट। पहले हम सेकंड स्टेप में क्या हम करते हैं, रिसोर्सेज को रिजर्व रखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, अ सिग्नल इज सेंड टू द सेंडर टू टेल द मीडियम इज सेटअप एंड द ट्रांसमिशन कैन बी स्टार्टेड। अब हमने सेंडर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक सिग्नल सेटअप कर लिया, मीडियम सेटअप कर लिया। अब हम सोर्स को बोलेंगे कि भाई सोर्स अब तो डाटा भेज सकता है, हमने मीडियम सेटअप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, इट इंश्योर्स द ट्रांसमिशन ऑफ ऑल पैकेट। अ ग्लोबल हेडर इज यूज्ड इन द फर्स्ट पैकेट ऑफ द कनेक्शन। ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल हेडर का यूज़ किया जाता है फर्स्ट पैकेट में। ओके, वेन एवर डाटा इज टू बी ट्रांसमिटेड अ न्यू कनेक्शन इज सेटअप। जब भी हम डाटा को ट्रांसफर करेंगे एक नया कनेक्शन हम एस्टेब्लिश करेंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ पे हमसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था क्वेश्चन के, कि अगर मान लीजिए आपने वर्चुअल सर्किट बना लिया, उसमें कोई एक राउटर फेल हो गया तो क्या होगा। ओके, सो इफ द राउटर फेल्स इन अ virtual circuit, all the virtual circuit that pass through that router get terminated. This is because the virtual circuit relies on a pre-established path for data। मतलब अगर एक राउटर फेल हो गया तो पूरा कनेक्शन ही फेल हो गया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की बात कर रहे हैं। ओके, if any node or router in the path fails, the entire virtual circuit is disrupted. This can lead to loss of packets and disruption in the sequence of packet arrival। मतलब अगर मान लीजिए बीच में कोई नोड खराब हो गया, राउटर खराब हो गया, फेल हो गया, तो उस केस में जो हमने पहले पैकेट्स भेजे थे वो तो गायब हो ही जाएंगे, प्लस इसमें जो बाकी पैकेट्स पहुँचेंगे डेस्टिनेशन पे वो भी अलग अलग सीक्वेंस में पहुंचेंगे। ओके, इट ऑल्सो मेक्स कंजेशन कंट्रोल extremely difficult. Therefore, router failure can have a significant impact on the performance and reliability of virtual circuit networks. Okay, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट में बोला गया डिफरेंशिएट बिटवीन ARP, RA एंड RARP, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ARP यूजिंग अ diagram। ARP, which is also known as address resolution protocol, and RARP, which is known as reserved address
रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है और वर्किंग बताना है ARP का। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास है ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देखिए मैं आपको ना, एक बहुत इजी है ये प्रोटोकॉल और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ओके, ये हमारे पास डिफरेंट नोड्स है, X, A, B, C, सॉरी ये नहीं रहेगा, मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेटवर्क 1 है, ये हमारे पास नेटवर्क 2 है। ओके, अब हमें ना हर एक नोड, ये नोड A है, ये नोड B है, ये नोड C है, ये नोड G है, ये नोड H है, ये Y है। A को B को A से कम्युनिकेट करना है। क्या करना है? B को A से बात करनी है। अब इन सभी जो नोड्स है ना, इन सब का IP एड्रेस तो सभी के पास है। IP एड्रेस जो वो पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास मैक एड्रेस नहीं है। क्या नहीं है? मैक एड्रेस नहीं है। ओके, तो मुझे IP एड्रेस पता है लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता। मैप एड्रेस को का पता लगाने के लिए क्या यूज होता है? ARP, विच इज एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मेनली यूज क्या है कि हमें IP एड्रेस पता है किसी भी नोड का कम्युनिकेशन सिस्टम के, लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता, उसका मुझे पता लगाना है। अब देखिए, ये हमारा ये X जो है, ये हमारे पास ये सभी से कनेक्टेड है, A B C से सभी से कनेक्टेड है। अब हम B को एक मैसेज सेंड करेंगे। क्या करेंगे? B क्या करेगा? X को एक मैसेज सेंड करेगा। उस मैसेज में ये जो है अपना IP एड्रेस और अपना मैक एड्रेस दोनों लिख देगा, प्लस A का IP एड्रेस, जिसके साथ ये बात करना चाहता है उसका क्या करेगा? IP एड्रेस लिख देगा, और जो मैक एड्रेस है उसको FFF 48 बिट्स का होता है, उसको ब्लैंक रखेगा। अब ये जो मैसेज है ये X के पास जाएगा। X क्या करेगा? ये मैसेज पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में सर्कुलेट कर देगा। अब C उस मैसेज को पढ़ेगा तो ये देखेगा, अच्छा यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है उसमें सबसे पहले IP एड्रेस है B का, मतलब इसको सेंड करने वाला क्या है? B और B का IP एड्रेस और B का मैक एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसने लिखा IP एड्रेस ऑफ A। IP एड्रेस किसका अवेलेबल है? A का। C ने देखा कि ये मेरे IP एड्रेस से तो मैच नहीं हो रहा, तो मुझे तो इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब सेम मैसेज जो है A के पास भी क्या, A ने जब उस मैसेज को पढ़ा तो उसमें पहले उसने देखा कि IP एड्रेस मेंशन है B का। ओके, मतलब इस मैसेज को सेंड करने वाला कौन है? B। ओके, मतलब पहले IP एड्रेस है B का, फिर मैक एड्रेस है B का, फिर उसके बाद देखा उसने IP एड्रेस है A का, मतलब उसने मेरा नाम लिया है, मेरा IP एड्रेस डाला है, तो फिर क्या करेगा? A जो है A B को मैसेज सेंड करेगा कि भाई मेरे IP एड्रेस को हाईलाइट करके तूने क्यों मैसेज भेजा, क्या बात हो गई। ओके, और जब ये A B को मैसेज भेजेगा तो उससे क्या हो जाएगा? मैक एड्रेस उसका शेयर हो जाएगा। अब देखोगे कि जो B ने मैसेज भेजा वो पहले ब्रॉडकास्ट किया, मतलब B ने मैसेज X को भेजा, X ने सबके पास सर्कुलेट कर दिया। ओके, अब जिसके लिए मैसेज भेजा था वो डायरेक्टली आके B से कनेक्ट कर रहा है। ओके, मतलब जब मैसेज भेजा गया वो तो ब्रॉडकास्ट हो गया, और जब मैसेज मिला वो क्या है? यूनिकास्ट, मतलब 1-to-1 बात हो रही है। देखिए, ये बिल्कुल एक सिंपल लाइफ एग्जांपल के साथ है कि आप एक क्लास में हो। ओके, हम एज्यूम करते हैं कि गीता क्लास में एक ही है। किसी टीचर ने आके बोला 46 बच्चों की क्लास थी, किसी टीचर ने आके बोला कि गीता कौन है, तो सबके पास सबको ही सुनाई दिया कि गीता का नाम लिया, लेकिन किसी ने हाथ उठाया नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उनका नाम गीता नहीं था। जिसका नाम गीता था वो हाथ उठाएगा। ओके, जिसका नाम गीता था वो हाथ उठाएगी। अब गीता खड़ी हो गई है और सामने सर खड़े हैं, तो गीता किससे कम्युनिकेट करेगी? डायरेक्टली सर से कम्युनिकेट करेगी। सिमिलर टू दिस, B को बात करनी थी A से, इसीलिए B ने मैसेज भेजा X को, X ने वो मैसेज सबके पास भेज दिया।
अब ए के पास जब वो मैसेज मिला तो उसने डायरेक्टली बी से बात करनी शुरू की। जब बी से बात शुरू की तो बी के पास ए का मैक एड्रेस आ गया। इसको बोलते हैं एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके, अब बात कर लेते हैं थ्योरी पार्ट की। देखिए, address resolution protocol is used to map an IP address to a physical address. It is used to obtain the MAC address of a network device when only its IP address is known. जब हमें किसी भी डिवाइस का IP एड्रेस पता है और हमें MAC एड्रेस पता लगाना है तो उस केस में हम ARP का यूज करते हैं। द क्लाइंट मतलब जिसको मैक एड्रेस चाहिए, क्लाइंट कौन है? जिसको मैक एड्रेस चाहिए। द क्लाइंट ब्रॉडकास्ट इट्स IP एड्रेस एंड रिक्वेस्ट अ मैक एड्रेस एंड द सर्वर रिस्पॉन्ड्स विद द कोरस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस। ARP is used widely in modern computer network to resolve IP to MAC address. ओके, अब बात करते हैं RARP की। अब देखिए, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल में क्या था? हमारे पास IP एड्रेस था हर एक डिवाइस का, लेकिन मैक एड्रेस नहीं था। लेकिन अब RARP में रिवर्स होगा, हमारे पास मैक एड्रेस है लेकिन हमें IP एड्रेस पता लगाना है। ये नॉर्मली होता नहीं है आजकल, लेकिन हाँ ये कभी कभी यूज़ करना पड़ जाता है ये प्रोसीजर भी। RARP में क्या होता है कि हम फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस का यूज़ करके किसी भी डिवाइस का हम IP एड्रेस निकालते हैं। ओके, इट इज़ यूज टू ऑब्टेन द IP एड्रेस ऑफ अ नेटवर्क डिवाइस व्हेन ओनली इट्स मैक एड्रेस इज नोन। द क्लाइंट ब्रॉडकास्ट इट्स मैक एड्रेस एंड रिक्वेस्ट एन IP एड्रेस। मतलब जो मैंने बताया था ना वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ओके, RARP is rarely used in modern network and most devices have pre-assigned IP एड्रेस। ओके, ARP की यहाँ पे वर्किंग है, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैंने इसके जो नोट्स है ना सभी नोट्स PDF फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा www.devanjana classes। वहाँ पे आप सेमेस्टर 4 में BCS 41 जून 2023 पे क्लिक करोगे तो आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प करते हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। अगर आप प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर कर जाते हैं ना तो कोई चांस ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम में फेल हो पाओगे। ओके, तो मतलब अगर आपको फेल होना है तो आप मत करके जाइएगा, अगर आपको फेल नहीं होना है तो आप ज़रूर 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करके जाइएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। How does classful addressing differ from classless addressing? How does classless addressing result in decrease in the table? क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग में क्या डिफरेंस है और क्लासलेस एड्रेसिंग से टेबल जो है वो कैसे डिक्रीज होती है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में। ओके, क्लासफुल एड्रेसिंग ये बहुत ही मैं कहूँ वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है BCA का। ओके, मतलब BCA 041 के ये जो है क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर में पूछा गया और सिंपल सा ही आंसर है इसका और ज़्यादा कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा समझ लोगे इसको आसानी से आप एग्जामिनेशन पेपर में लिख पाओगे। देखिए, क्लासफुल एड्रेसिंग इसमें क्या है कि जो नेटवर्क है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D और E। यहाँ पे 5 क्लासेस में डिवीजन है। ओके, यहाँ पे हमने 5 क्लासेस में डिवीजन किया हुआ है। Classful addressing was introduced in 1981 and divides IP address into 5 classes। किसको डिवाइड किया है? IP एड्रेस को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E।
बेस्ड ऑन द फर्स्ट फ्यू बिट्स ऑफ द एड्रेस। जो एड्रेस बिट्स होती है उनके बेसिस पे हमने क्लासेस की डेफिनेशन की हुई है। ओके, ईच क्लास हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ ऑफ अ प्रीफिक्स नेटवर्क पोर्शन एंड फिक्स्ड रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। क्लास ए में जो रेंज है वो 000 टू 127 है सबनेट मास्क। यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी सबके सबनेट मास्क और रेंज दी हुई है। ओके, अब मेन डिसएडवांटेज क्या होता है क्लासफुल एड्रेसिंग का, कि अगर हमें मान लीजिए आईपी एड्रेस चाहिए, 1000 आईपी एड्रेस चाहिए, तो वो हमें 1000 आईपी एड्रेस नहीं देगी, वो हमें लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे आईपी एड्रेस चाहिएगी। अब मेरे कंप्यूटर के नेटवर्क में मेरे को चाहिए 1000 आईपी एड्रेस, लेकिन मेरे को कितने मिल रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख आईपी एड्रेस मिल रहे हैं, जिससे क्या है आईपी एड्रेसेस की वेस्टेज हो रही है। इसी वेस्टेज को कम करने के लिए जो है 1993 में क्लासलेस एड्रेसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्लासलेस एड्रेसिंग में कोई भी आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे क्लासलेस एड्रेसिंग विच इज़ इंटर डोमेन राउटिंग एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग भी बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है कि आईपी एड्रेस की जो एलोकेशन है ना, वो एक वेरिएबल के मतलब वेरिएबल में हम निकाल सकते हैं। अगर मुझे 1000 आईपी एड्रेस चाहिए तो मुझे 1000 आईपी एड्रेस मिलेंगे। ओके, it allows for subnetting where a large block of address is divided into several contiguous sub blocks and assigned to different smaller network। ओके, चलिए सिंपल ही है, आप इसे रीड ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल विद अ सुटेबल एग्जाम्पल एंड अ डायग्राम। देखिए यहाँ पे डायग्राम मैंने नहीं बना रखे, डायग्राम आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, अब गो बैक एंड स्लाइडिंग प्रोटोकॉल विंडो प्रोटोकॉल क्या है और ये किस तरह से वर्क करता है, ये हमें बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जो है गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, जो कि मोस्टली यूज़ होता है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, देखिए सिमिलर वही कहानी हमारे पास, एक साइड हमारा जो है सेंडर है और एक साइड हमारा रिसीवर है। ओके, ये सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर क्या करता है, एक पैकेट एक फ्रेम को सेंड करता है और रिसीवर क्या करता है, उसकी एक्नॉलेजमेंट इसको सेंड करता है। और जब ये एक्नॉलेजमेंट आ जाती है तब सेंडर क्या है, दूसरा पैकेट सेंड करता है, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीवर जो है वो देता है। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। और आप एक सिंपल सी बात देखिए कि आपके पास अच्छा नेटवर्क है, अच्छा स्पीड है, मान लीजिए 200 MB 1 GB तक का इंटरनेट की स्पीड है, तो आप क्यों चाहेंगे कि आप एक एक फ्रेम करके भेजें? आप ये चाहेंगे कि मैं एक से ज़्यादा फ्रेम एक बार में भेजूँ, राइट, जिससे कि जो है मेरे को ज़्यादा काम कम समय में हो, राइट, ज़्यादा पैकेट्स एक कम समय में भेजा जाए। तो सेंडर क्या करता है कि एक फ्रेम भेजता है, उसी के साथ दूसरा फ्रेम भी भेज देता है, उसी के साथ तीसरा फ्रेम भी भेज देता है। मतलब पहले पहला फ्रेम भेजा, फिर दूसरा फ्रेम भेजा, फिर तीसरा फ्रेम भेजा, मतलब एक के साथ एक फ्रेम भेजा जा रहा है। अभी हमने रिसीवर को ये 1 2 3 फ्रेम भेज दिए, लेकिन एक्नॉलेजमेंट किसी की भी नहीं आई। अब रिसीवर के पास ये तीनों फ्रेम रीच होंगे तो रिसीवर क्या करेगा ना, जो एक्नॉलेजमेंट देगा वो हमें थर्ड फ्रेम की देगा। थर्ड फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट से हमें ये क्या कंफर्म हो जाएगा कि 3 तक जो फ्रेम थे वो जा चुके हैं। अब जो है सेंडर 4th फ्रेम से सेंड करना शुरू करेगा, 4 5 6 ये वाले फ्रेम जो है रिसीवर के पास भेजेगा, रिसीवर इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ओके, तो ये होता है जब हम एक से ज़्यादा फ्रेम एक ही साथ में भेजते हैं। ओके, लेकिन अब हम बात करें गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की। ये एक बहुत ही एग्रेसिव प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ होता है। इसका मेनली यूज़ क्या है मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको, ये वर्क किस तरह से करता है। देखिए, अब सेंडर है, सेंडर एक बार में एक फ्रेम नहीं भेज रहा है, एक बार में एक से ज़्यादा फ्रेम भेज रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास जो पैकेट्स है वो n है, वो n = में 4, तो हमारे पास कितने फ्रेम्स हमको भेजने पड़ेंगे, 2⁻n−1 विच इज़, अगर हमने 4 लिया है तो यहाँ पे 15 फ्रेम्स हो गए। ओके, तो 15 फ्रेम्स को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक हमने सिंपल यहाँ पे
एक विंडो बना ली, 1 2 3 4 5, ये हमने भेजने हैं ABCDEFG, सॉरी वेट, GHIJK, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस तरह से नहीं बनाते, मैं दोबारा बना देती हूँ इसको। यस, तो ये देखिए हमें जो फ्रेम्स भेजने 0 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पहले सेंडर ने क्या किया, उसने भेजा 0 1 और 2। ठीक है, अब ये इसके पास गए। ओके, अब ये इसके पास जाने के बाद इसने इनको देखा। ओके, इसने इसके पास पहुंच के फिर इसने एक्नॉलेजमेंट दे दी कि 2 तक मेरे पास पहुंच गए। अब क्या करेगा सेंडर कि 3 4 5 भेजेगा। अब मान लो 3 4 5 वो भेज रहा है, कौन से फ्रेम्स भेज रहा है, कौन कौन से फ्रेम में, 3 4 और 5, 3 4 और 5, ये 9 दिख रहा है लेकिन असल में ये 4 है। 3 4 5 भेजा, और 3 4 5 जब उसने भेजा तो मान लो ये जो 4 है ना, ये रास्ते में कहीं डिस्ट्रॉय हो गया या करप्ट हो गया, कुछ भी हुआ, ये पैकेट जो है रिसीवर तक नहीं पहुंच पाया। तो रिसीवर के पास क्या हुआ, 3 पहुंच गया, 4 नहीं पहुंचा और 5 पहुंच गया। अब रिसीवर क्या है ना कि हर एक चीज़ को सीक्वेंस में पढ़ता है कि देखो मेरे पास पहले 0 आया था, फिर 1 आया था, फिर 2 आया था, फिर उसके बाद 3 आया है, और यहाँ पे ये जो 4 है ये कहाँ गया, राइट। तो ये क्या करेगा, रिसीवर अब एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। कब तक नहीं भेजेगा, जब तक कि ये जो 4 है ना ये रिसीवर के पास नहीं आता। ये कब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, जब तक ये जो 4 है ना रिसीवर के पास नहीं भेजेगा, तब तक ये सेंडर को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा। प्लस अगर इसके बाद और कोई भी पैकेट आएगा 5 6 7 8 9 10, उसको रिसीवर एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। यही है गो बैक एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, कि जिसमें रिसीवर जो मिसिंग जो पैकेट है, जब तक वो नहीं मिलता तब तक वो अदर पैकेट्स को जो है एक्सेप्ट भी नहीं करता और ना कोई एक्नॉलेजमेंट भेजता है। इसलिए बोलते गो बैक एंड रिटर्न मी एन। ये क्या बोलेगा रिसीवर क्या बोलेगा कि वापस जाओ, गो बैक एंड रिटर्न मी 4, जो 4th नंबर पैकेट है वो मुझे भेजो, 4th नंबर फ्रेम मुझे भेजो। तो यही है गो बैक इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जिसमें कि जो रिसीवर है ये पर्टिकुलर एक फ्रेम की वजह से अदर फ्रेम्स को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं देता है। देखिए अब इसी में हम जो है अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं, थ्योरी रीड कर लेते हैं जो आंसर में दी गई है। The go back N protocol is a fundamental sliding window protocol that helps us to understand the key idea behind reliable data transfer in the transport layer of computer network. Okay, it controls the flow of packets, meaning we have got a simple and a dummy receiver. अब यहाँ पे ना दो साइड बताई गई है, एक सेंटर साइड और रिसीवर साइड। सेंटर साइड पे क्या होता है और रिसीवर साइड पे क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेंटर साइड की, जो कि ये हमारे पास ये जो सेंटर है ना इसकी हम बात करेंगे, इस साइड की हम बात करेंगे, सेंडर साइड की बात करेंगे। सेंटर साइड के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। द सेंडर हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स टू सेंड। सेंडर के पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स है जो उसको रिसीवर को भेजने हैं। वी अज्यूम अ विंडो ऑफ साइज एन, मान लीजिए हमने एन साइज की विंडो, एन साइज के फ्रेम्स हमारे पास है जो हमें सेंड करने हैं। फर्दर मोर देयर एग्जिस्ट 2 पॉइंटर्स, यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंटर्स होंगे। किस लिए, जो भेजे गए हैं पैकेट्स उनका मतलब काउंट रखने के लिए, और अगले कौन से भेजने हैं उनका काउंट रखने के लिए। सेंड बेस मतलब वो पैकेट जिनकी एक्नॉलेजमेंट आ चुकी है उनके लिए, और नेक्स्ट एक्नम जो पैकेट्स और सेंड करने हैं। इनिशियली सेंड बेस एंड नेक्स्ट एक्नम आर बोथ 0 while there are more packets to send and next एक्नम is smaller than send base plus
n, the sender sends the packet by next secnum and then increments next secnum. Okay, सेंड बेस इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैकेट्स. देखिए आपने 0 1 2 भेजा तो सेंड बेस के पास क्या रहेगा, नेक्स्ट उसको क्या भेजने हैं 3 4 5, राइट. अब 3 4 5 का एक्नॉलेजमेंट आ गया, फिर उसके बाद कौन से भेजने 5 6 7 8. इस तरह से जो है ये सेंड बेस जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा जैसे जैसे एक्नॉलेजमेंट रिसीवर से हमारे पास आती रहेगी. ओके, there is a single timer for the whole sending window which measures the timeout for the packet at the send base. Therefore, if a timeout occurs, the sender restarts the timer and retransmit all the packets in the sending window starting from send base. Okay, अब हम बात करने वाले रिसीवर की साइड में. हमने सेंडिंग विंडो की पूरी बात कर ली कि सेंडिंग कैसे होती है, उसमें कैसे एक्नॉलेजमेंट होने पर हमारा जो है इंक्रीमेंट होता है सेंड बेस में. रिसीवर के पास सिर्फ एक ही पॉइंटर होता है, वो कौन सा होता है, एक्सपेक्टेड सेक्नम. मतलब रिसीवर ये नहीं देखता कि मेरे पास क्या क्या है, बस ये देखता है कि मेरे पास कौन सा पर्टिकुलर जो फ्रेम है वो रहता है और वो मुझे चाहिए. इसलिए एक्सपेक्टेड सेक्नम यहाँ पे पॉइंटर का नाम रखा हुआ है कि कौन सा वो सीक्वेंस एक्सपेक्ट कर रहा है, चाहता है. देयर इज नो रिसीवर बफर, आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स आर सिंपली डिस्कार्डेड. सिमिलरली करप्टेड पैकेट्स आर ऑल्सो साइलेंटली डिस्कार्डेड. इट ऑलवेज सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट फॉर द लास्ट इन ऑर्डर पैकेट रिसीव्ड अपॉन रिसेप्शन ऑफ अ new packet. As a result, it will generate duplicate acknowledgement message if something goes wrong. Okay, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट पे आ जाते हैं. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन व्हाई IPv4 एंड IPv6 प्रोटोकॉल्स नीड टू फ्रेगमेंट सम पैकेट्स. फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और IPv4 और IPv6 में फ्रेगमेंटेशन की ज़रूरत क्यों होती है, वो क्यों फ्रेगमेंटेशन करता है. देखिए फ्रेंड्स, हमें IPv4 IPv6 में फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताना है. ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है. फ्रेगमेंटेशन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे. फ्रेगमेंटेशन, देखिए फ्रेगमेंटेशन का नॉर्मली मतलब क्या होता है, कभी आपने बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें भी सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़ है उसको डिवाइड करना, एक चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर 2 को 3 में, 3 को 4 में, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना. इसका तो हमारा हो गया हिंदी मीनिंग. मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में. अब हम IPv4 की बात करें. ओके, IPv4 क्या है, एक प्रोटोकॉल है. जैसे कि हम डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या करते हैं कि वर्चुअल सर्किट्स में क्या करते हैं कि हम जो है एक कनेक्शन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है पैकेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं. अगर वो कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो पूरा ही डिसरप्ट हो जाता है. लेकिन IPv4 में क्या होता है कि हम जो है IPv4 में कि ये जो है कनेक्शन लेस सर्विसेज है. कनेक्शन लेस सर्विस मतलब अगर मान लो ये हमारा A है और ये हमारा B है और ये C है और D है. ओके, X है, मुझे A से डाटा सेंड करना है D को. A हमारा सोर्स है और D हमारा डेस्टिनेशन है. अब हमारे A से जो पैकेट्स चलेंगे ना वो किसी भी पाथ से जा सकते हैं. A से B से होके जा सकते हैं, C से होके जा सकते हैं, X से होके जा सकते हैं. मतलब कोई भी पहले से ही प्लान्ड कोई कनेक्शन नहीं है. जो A से पैकेट्स निकलेंगे वो किसी भी कनेक्शन, किसी भी पाथ को फॉलो करके D तक पहुंच सकते हैं. इसी वजह से ये जो है एक डाटाग्राम सर्विस है. कौन सी सर्विस है, डाटाग्राम सर्विस. मतलब जैसे मैं आपको एक छोटे सिंपल सी रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊं कि मान लीजिए आपको जो है ना एक
चेयर जो है वो कुरियर करनी है, ओके। लेकिन जो कुरियर सर्विसेज है उनका एक मतलब फिक्स्ड पैरामीटर है कि वो कितने केजी का पैकेट जो है वो एक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कुरियर वालों ने क्या किया, चेयर को डिसेंबल कर दिया, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब डिसेंबल करके मान लीजिए उन्होंने 4 लोगों को वो जो पैकेट्स असाइन किए, ओके। अब ये जो 4 पैकेट्स है ये सोर्स से निकले और डेस्टिनेशन मतलब कुरियर सर्विसेज वालों से निकले और डेस्टिनेशन जहाँ पे पहुँचने थे ना ये वहाँ पे पहुँचे। लेकिन अगर ये कस्टमर को टूटे हुए मिले, अगर ये कस्टमर को जो है टूटे हुए मिले, मतलब हर एक चेयर का अलग अलग पार्ट मिला, तो कस्टमर क्या करेगा, कंप्लेन करेगा उस कुरियर सर्विस के लिए। तो कुरियर वालों ने क्या किया कि डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी एक यूनिट बना रखी है कस्टमर से पहुंचने से पहले, कि उन्होंने क्या किया, चारों पैकेट्स को जो अलग अलग पार्ट्स थे उस चेयर के उनको असेंबल कर दिया। क्या कर दिया, असेंबल कर दिया, ओके। तो ये होता है कि हमने छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफ़र किया फिर उसको असेंबल कर दिया। इसी तरह IPv4, IPv4 में क्या होता है कि फर्स्ट जो बिट होती है 16 बिट्स वो होती है आइडेंटिफिकेशन बिट्स। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो फर्स्ट बिट्स है ये आइडेंटिफिकेशन बिट है, ओके। ये 16 बिट्स होती है, मतलब जब हम पैकेट्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके पैकेट्स को डिफरेंट रूट से भेजते हैं और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन बिट्स का यूज़ होता है। उसके अलावा होते हैं फ्लैग। फ्लैग जो है वो 3 बिट का होता है, फर्स्ट जो है वो रिजर्व्ड है, इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। और सेकंड फ्लैग है हमारा DF और थर्ड फ्लैग है MF, मतलब पार्ट है ये फ्लैग का। DF का मतलब होता है डू नॉट फ्रैगमेंट, मतलब अगर ये पैकेट किसी राउटर से गुजर रहे हैं और राउटर में मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट मान लीजिए 1000 यूनिट वो ट्रांसफ़र कर सकता है और वो जो पैकेट है उसका साइज़ जो है 1500 बिट है, तो उस केस में जो है वो पैकेट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, राइट। उसके लिए उसको फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। अगर वो DF बिट जो है वो DF को 0 कर रखा है तो इसका मतलब जो है फ्रेगमेंटेशन डन है और वो फ्रेगमेंट होकर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर DF जो है वो 1 कर रखा है तो उस केस में फ्रेगमेंटेशन नहीं होगी और वहाँ पे ये पैकेट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मोर फ्रेगमेंट का मतलब है कि जब हम पैकेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, मान लीजिए एक पैकेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसमें कि हमारे जो पैकेट है 1 2 3 4 5, अगर जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ मोर फ्रेगमेंट के लिए। हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5, ये 5 जो है ना ये 5th पैकेट ये X के पास पहुंचा, तो X के पास पहुंचा तो X इससे पूछेगा कि भाई और भी कोई है जो तुम्हारे साथ आ रहा है। वो बोलेगा कि हाँ ये 4th नंबर पैकेट है जो आएगा मेरे बाद। फिर इसके बाद इससे पूछा जाएगा कि 4th से पूछा जाएगा क्या तेरे पास भी बाद भी और पैकेट्स है, तो कहेगा कि हाँ मेरे भी और भाई बंधु है जो अभी आने वाले हैं। तो ये मोर फ्रेगमेंट का यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट। तो अब हम बात करने वाले कि IPv4 में फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, ओके। फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस इन नेटवर्किंग दैट डिवाइड्स पैकेट इनटू स्मॉलर पीसेस नोन एज फ्रेगमेंट्स सो दैट रिजल्टिंग पीसेस कैन पास थ्रू द लिंक विद अ स्मॉलर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट देन द ओरिजिनल पैकेट साइज। दिस इज नेसेसरी टू इंश्योर एफिशिएंट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर कम्युनिकेशन नेटवर्क, ओके। तो यहाँ पे मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट की डेफिनेशन दी गई है जिससे कि आपको फ्रेगमेंटेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, डिफरेंट नेटवर्क्स हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट which determine the maximum size of a data packet that can be transmitted over the network. If the size of a data packet exceeds the maximum transmission unit, it needs to be fragmented into smaller fragments that can be transmitted over the network, okay. अब हम बात करते हैं नेटवर्क परफॉर्मेंस की, मतलब हम फ्रेगमेंटेशन क्यों करते हैं, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ओके।
Large data packets can consume a significant amount of a network resources and can cause congestion in the network. Fragmentation helps to reduce the impact of large data packets on network performance by breaking them down into a smaller fragments that can be transmitted more efficiently. Bandwidth utilization. Large data packets may consume significant amount of a network bandwidth, causing other network traffic to be slowed down. Okay, fragmentation helps to reduce the impact of large data packets on network bandwidth utilization by breaking them down into smaller fragments that can be transmitted more efficiently. Okay friends, यहाँ पे IPv4 एंड IPv6 की फ्रेगमेंटेशन जो है, जो कि मैंने आपको बताया, वो एक्सप्लेन की गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ गुड डे।